नमस्कार, मैं जगदीश बराज। मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद बराज के साथ आज मैं बात करना चाहूँगा लीगल लिटरेसी के बारे में। जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ उतना आपको बताने का भरसक प्रयास करूँगा। आपके ये काम हर कंपटीशन में भी आ सकता है और अपनी पढ़ाई में भी, और जो साधारण जीवन में तो ये लीगल लिटरेसी का जो कंसेप्ट है ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हमारा देश एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री लोकतांत्रिक होने का मतलब ये होता है कि सारा देश का जो ढांचा है, जो शासन चल रहा है, वो कानून के अनुसार, हमारे संविधान के अनुसार चल रहा है। और देश के आजाद होने के बाद कई साल बाद 1987 तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि लोगों को कानून के बारे में जागृत किया जाए। सबसे पहली बार 1987 में एक इस कंसेप्ट पर विचार किया गया और एक व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसी संस्था, एक ऐसी व्यवस्था हो जो लोगों को कानूनी सहायता दी जा सके। क्योंकि लोकतंत्र में जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि आखिरी छोर तक सारी सुविधाएं पहुंचाना, चाहे इसमें आर्थिक हो, सामाजिक जागरण हो या फिर कानूनी हो, तो आखिरी छोर तक सभी चीजों को पहुंचाना लोकतंत्र का उद्देश्य होता है। तो इस लोकतांत्रिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1987 में नेशनल लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया जाता है 1987 में, और उसके बाद ये राष्ट्रीय लेवल पर संस्था बनी जिसे नलसा बोलते हैं, NLSA नलसा। इसके बाद इसी तर्ज पर स्टेट में अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सलसा, स्टेट लीगल लेवल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी नलसा, सलसा और डलसा, ये व्यवस्था की गई। और क्योंकि किसी भी देश की जो धरोहर होती है, देश को जो आगे बढ़ना होता है, वो उसके बच्चों पर निर्भर करता है, तो महसूस किया गया कि इस प्रकार की शिक्षा को स्कूली स्तर तक लाया जाए ताकि बच्चे जब बड़े हों तो वो इस कानूनी जानकारी के साथ बड़े हों, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, कानून को वो समझ सके। हमें एक सबसे बड़ी अज्ञानता की जो चीजें होती हैं वो है कि हम दो चीजों से डरते हैं, कानून और पुलिस से, जबकि ये दोनों ही हमारी रक्षक हैं। और ऐसा है क्यों? क्योंकि हमें कानूनों की जानकारी नहीं है। यदि कानूनों की जानकारी होगी, हम कानून के अनुसार चलेंगे, तो हमें ना तो कानून से डरने की जरूरत है और ना ही पुलिस से। पुलिस और कानून दोनों हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, जो देश का शासन चलाने में, लोकतांत्रिक ढांचा बनाए रखने में महत्वपूर्ण अंग है। तो हमें इनसे डर कब लगता है? तब हमें कानूनों की जानकारी ना हो। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये लीगल लिटरेसी कंसेप्ट है, ये देश में लागू किया गया और 3 स्तर पर लागू किया गया। 3 स्तर पर लागू करने के बाद महसूस किया गया कि बच्चों तक पहुंच बनाई जाए। फिर इसको स्कूल में लाया गया। स्कूल में लीगल लिटरेसी का इंचार्ज पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर भी हो सकता है, अन्य सोशल स्टडीज विषयों के लेक्चरर भी हो सकते हैं, और यही क्यों ना हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर जो इसमें रुचि रखता हो उसे इंचार्ज बनाया जाता है। और उसका इंचार्ज का काम होता है कि वह अपने बच्चों को कानून के बारे में समय समय पर ये चीजें बताते रहें। अब कई बार स्कूलों में जाते हैं तो जैसे मैं भी खैरपुर स्कूल में आया तो तब इंचार्जशिप बांटी जा रही थी, तो पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर होने के कारण मुझे दिया गया लीगल लिटरेसी। मुझे इसके बारे में काफी सालों से जानकारी थी, क्योंकि मैं किसी इंचार्जशिप को जैसे
अकाउंट का और इस प्रकार के मुझे थोड़ी सी इंटरेस्ट कम है। क्लरिकल काम में मुझे रुचि कम है, मुझे पढ़ाने, अनुशासन, इन चीज़ों में रुचि ज़्यादा है। तो मैं प्रिंसिपल सर को बोला, सर आप मुझे सिर्फ ये 2 पढ़ाने का और यदि अनुशासन का काम और प्रेयर कराने का काम सौंपते हो तो मैं बहुत बेहतर ढंग से करा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हो, लीगल लिटरेसी ले लो। और क्योंकि मुझे उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन मेरे बोलने से पहले सर कहने लगे कि इसमें कुछ नहीं करना होता, एक रजिस्टर है और कभी कभी आप 4-5 लाइनें लिखनी होती है और कुछ नहीं होता। ऐसी धारणा मैं मेरे स्कूल की सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसी धारणा हर स्कूल में है। पिछले 5 सालों से मैं 20-30 स्कूलों में जाता हूँ, तो क्योंकि मेरी रुचि है तो मैं लीगल लिटरेसी इंचार्ज से जरूर पूछता हूँ। तो वो यही बात बताते हैं कि एक रजिस्टर लगाना है और कुछ नहीं, 1-2 प्रस्ताव निकालने हैं और कुछ खास काम नहीं होता लीगल लिटरेसी का। तो ये जो चीजें हैं, ये लीगल लिटरेसी जिस उद्देश्य के लिए नलसा, सलसा और डलसा रखी गई, स्कूल का इंचार्ज बनाया गया, वो इसके विरोधी हैं। तो हमें उन चीजों से उबरना है। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कानूनी सहायता गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, अनपढ़ व्यक्ति तक कानूनी सहायता पहुंचाना। क्योंकि ये जो न्यायिक प्रणाली है ये बहुत महंगी होती है और आम आदमी की पहुंच नहीं होती। अब हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। 6ठे मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये तो मैंने भी पढ़ रखा है, मेरा भी कभी अधिकार का उल्लंघन हुआ होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको वकील के लिए 5 लाख चाहिए, वो तो नहीं हो सकते। इसलिए अधिकारों का हनन 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक काफी बार हुआ होगा, लेकिन कितने का आदमी है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते, क्योंकि खर्चीला है, न्याय है वो खर्चीला है, काफी महंगा है। तो इस उद्देश्य के लिए इसको, ये जो नलसा, डलसा और जो सलसा है और जो इसको स्थापित किया गया, और इन तीनों का काम है जरूरतमंद को कानूनी सहायता देना। अब इसमें सहायता ले कौन सकता है, ये भी पैरामीटर है। इसमें महिला ले सकती हैं, इसमें दिव्यांगजन ले सकते हैं, इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी ले सकते हैं, और इसमें वो व्यक्ति भी इसके अंदर आ जाते हैं जो एससी कैटेगरी के हैं, वो भी ले सकते हैं। यानी और एक ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि जिनकी आमदनी 12 महीने में 1.5 लाख से कम है, वो भी ले सकते हैं। अर्थात कमजोर और जरूरतमंद लोग ये कानूनी सहायता ले सकते हैं। अब कानूनी सहायता में क्या ले सकते हैं? इनको प्लेडिंग, ड्राफ्टिंग और कोर्ट में जाके केस लड़ना, जितने भी प्रकार की जो पैसे लगेंगे वो सरकार की तरफ से वकील को उपलब्ध करवाए जाते हैं। यानी उसका वकील हो जाएगा और सारा काम है, उसका प्रोसेस है, वो सारा वकील पूरा करेगा। अब वकील की जो फीस है, कागजों के पैसे हैं, वो सारा का सारा सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो ये लोग, ये हमें स्कूलों में ये बच्चों को, क्योंकि हमारे पास सरकारी स्कूलों में जरूरतमंद बच्चे आते हैं, तो हमें ये चीजें उनको बतानी चाहिए कि कौन कौन इस सेवा का जो लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें किस किस बात की, इसके थ्रू हम बच्चों को क्या क्या शिक्षा दे सकते हैं लीगल लिटरेसी के माध्यम से? तो हम इसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, चाइल्ड मैरिज है, रैगिंग है, बुलिंग है, रोड सेफ्टी है, पोक्सो है, जो बच्चों के सेक्सुअल अब्यूजमेंट के लिए जो कानून बनाया गया था निर्भया कांड दिल्ली के बाद, उसको भी शामिल कर सकते हैं। हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों के बारे में, राज्य के नीति के निर्देश सिद्धांतों में के बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं। तो मैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण, चाहे वो न्यायकारी नहीं है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, लेकिन राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाना और बच्चों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। ये नेताओं के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रकार का बंधन है। यदि हमारे देश के नागरिकों को राज्य के नीति के डीपीएसपी
जो राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं ये पता होंगे तो इन राजनीतिक पार्टियों को जो सरकार चला रही है उन पर भी एक प्रकार का तकड़ा बंधन है, क्योंकि लोगों को जानकारी है कि सरकार को देश के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमें अधिकार मिले हुए हैं। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य है कि हमें क्या करना है। जब राज्य के नीति के निर्देश से सिद्धांत क्या है, जो सरकार है उसके कर्तव्य हैं। जिस प्रकार हमें अपने 11 कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है लोकतंत्र में, इस ढांचे में, इस शासन प्रणाली में, उसी तरह सरकार को डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका पालन करना उनके लिए कर्तव्य है उनका। तो इनकी जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं? हम लिंग भेद के बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं, दिव्यांग अधिकार के बारे में जानकारी दे सकते हैं, घरेलू हिंसा होती है उसके बारे में दे सकते हैं, आजकल अपहरण की घटनाएं बहुत होती है उसके बारे में हम उनकी जानकारी दे सकते हैं, दहेज प्रथा के बारे में दे सकते हैं, और आजकल जो साइबर क्राइम है उसके बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं। तो ये इतने विषय हैं लीगल लिटरेसी में कि हम अपने बच्चों को एक अध्यापक, एक पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक या कोई अन्य जो जानकारी रखता हो उसको मैं तो कहता हूँ प्रार्थना में कम से कम 2 से 3-4 मिनट है वो कोई एक विषय लेके हमें प्रार्थना में जरूर बोलना चाहिए। अब हमारी लीगल लिटरेसी के रूप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंगें होती रहती हैं। मीटिंगें में भी अपना ज्यादातर काम कैसा होता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और हम किस तरह मोटिवेट होके आते हैं वो भी है। ऐसा लगता है कि मीटिंग में जाने के बाद कि बच्चों की पढ़ाई का ही नुकसान हुआ, कुछ नहीं सीखा। तो ऐसी भावना कब आती है? तब हमें इसके बारे में नहीं पता है। इसमें ट्रेनिंग देने वालों का भी कोई दोष हो सकता है, लेकिन लेने वालों का भी दोष है, क्योंकि जब हमें जानकारी नहीं होगी तो पूछेंगे क्या। हमारी कमी है कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, एक भी पर्सन नहीं उठाया जाता, एक भी पर्सन नहीं पूछा जाता। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तब बच्चे हमसे कुछ प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब तक हम कुछ नहीं बताते। जिस कक्षा में बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करते हैं उसमें अध्यापक भी सचेत हो जाएगा, वो भी तैयार होके आएगा और वो कहेगा कि आज मुझे पता नहीं, मैं कल बता दूंगा कल बता दूंगा। तो ऐसी व्यवस्था चलती रहती है। तो आप यदि मेरे अध्यापक साथी हैं वो लीगल लिटरेसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ले लें तो उनको पता लगेगा कि मुझे कुछ बातों का पता है, कुछ बातों का नहीं पता है। जब आदमी को यह पता लग जाता है कि मुझे नहीं पता, तो 50% उसकी मैं सफलता मानता हूं, क्योंकि अब उसे रास्ता ढूंढना है कि वो पता कहां से लगेगा। तो जब हमें कोई एक वकील आके बताता है, जब कोई स्पेशलिस्ट आके बताता है, तो हमें उसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारी मीटिंग है वो भी सार्थक हो जाएगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उपभोक्ता के बारे में आजकल उपभोक्ता संरक्षण के जगह जगह गवर्नमेंट की संस्थाएं भी चल रही हैं और एनजीओ भी चल रहे हैं। यानी आप कोई चीज खरीदते हो, वो चीज यदि आपने पैसे दे दिए, घटिया है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपसे पैसे पूरे लिए गए, कोई फ्रॉड किसी प्रकार का किया गया है, यदि 20 लाख तक का फ्रॉड है तो आप जिला उपभोक्ता अदालत में जा सकते हो, और 20 लाख से 1 करोड़ तक का कोई फ्रॉड है तो आप स्टेट राज्य वाली उपभोक्ता प्राधिकरण में जा सकते हो, और यदि 1 करोड़ से 10 करोड़ का मामला है तो राष्ट्रीय स्तर में जो उपभोक्ता की जो संस्था बनी हुई उसमें हमें जा सकते हैं। तो ये जो, और इसी तरह जैसे ये उपभोक्ता के 3 स्तरों पर बने हुए हैं, ऐसे विधि के प्राधिकरण भी बने हुए हैं। जिला स्तर का विधि का प्राधिकरण, स्टेट लेवल का विधि का प्राधिकरण और नेशनल लेवल का विधि का प्राधिकरण। तो एक व्यक्ति को हम लीगल लिटरेसी में ये तो बता सकते हैं कि आपको फ्री में कानूनी सहायता मिलेगी, लेकिन हम यहाँ चूक जाते हैं कि वो मिलेगी कैसे, वो मिलेगी कैसे, इसकी ज्ञान हमें अपने बच्चों को देंगे। 9वीं से 12वीं के बच्चों को तो वो मैच्योर है, वो अपने माँ बाप तक ये बात बता सकते हैं, और बच्चों को हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि आप घर जाके इसको बताइए कि ऐसे ऐसे सरकार के नियम हैं। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जिला प्राधिकरण, विधिक प्राधिकरण बने हुए हैं, राज्य विधिक प्राधिकरण भी हैं, और नेशनल राष्ट्रीय लेवल के विधिक प्राधिकरण भी है, जिनका काम ही ये है कि गरीब लोगों, जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता प्राप्त करना। अब कैसे ले सकते हैं, इसके लिए लिखित में एक प्रार्थना पत्र हमने ये तीनों सत्र के
जो प्राधिकरण बने हुए हैं उनमें एक एप्लीकेशन देनी होती है और उसके अधिकार क्या है। यदि एप्लीकेशन देके वकील मिल जाता है और उसको लगता है कि मेरा वकील है वो मेरे हिसाब से या मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो हम दोबारा विधि प्राधिकरण में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा वकील है वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा, वो योग्य नहीं है, वो दूसरे वकील से मिला हुआ है, तो हम उसे वकील को भी बदल सकते हैं। और दूसरा कानून भी है इसमें, यदि वकील को लगता है कि मेरा जो क्लाइंट है जिसका मैं वकील बना हुआ हूं, उसका इसने केस तो कर दिया लेकिन रुचि नहीं रखता, तो वह उसके जो विधिक जानकारी लेने का उन्हें जो अधिकार मिला हुआ है उसको वह रद्द भी कर सकता है। तो ये मेरे अध्यापक साथियों, मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि मैं अब 58 साल की उम्र में प्रवेश कर गया हूं, तो छोटे बच्चे जो अध्यापक हैं वो भी मेरे विद्यार्थी और बेटे बेटी जैसे हैं। तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप मेरा पॉलिटी विद ब्राज जो यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों तक आप शेयर भी कीजिए। और सबसे, क्योंकि ये मेरे बड़े अध्यापक साथी जो जानकार लोग हैं वो मुझे कोई और अच्छी बात बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे लिखिए ताकि मुझे और ज़्यादा इस बारे में थोड़ी जानकारी हो, क्योंकि जानकारी कोई सीमा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। आप रोजाना सीखिए, कोई छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, जानकार कोई मेरी कमी निकालेगा, मुझे कुछ बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार।